हेलो गाइस। हमने पिछली वीडियो में डिविडेंड का ट्रीटमेंट देखा था। अब गाइस इसका हम ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या कहता है गाइस? इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट इन्वेस्टर्स इन सब्सिडरीज, एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स इन DS 27। गाइस यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ कि AS में और NDS में मैंने आपको बताया था ट्रीटमेंट सेम रहेगा, लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था कि ये भी डिपेंड करता है कि आपने जो अपनी शेयर्स रख रखे हैं वो एज अ इन्वेस्टमेंट रख रखे हैं और एज अ ट्रेडिंग। मतलब आप हो सकता है कि बाय चांस ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन आपने जो वो शेयर रखे हुए हैं वो फॉर अ ट्रेडिंग पर्पस रखे हुए, देन जो ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है गाइस। तो गाइस इसके लिए NDS क्या कहता है? NDS कहता है कॉस्ट मेथड। NDS 27 ट्रीटमेंट ऑफ प्री एंड पोस्ट डिविडेंड आर नॉट रेलिवेंट। ऑल डिविडेंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट मीन्स कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट मेथड पे ले रहे हो, कॉस्ट मेथड का मतलब कि उसको फेयर मार्केट वैल्यू पर कंसीडर नहीं कर रहे हो उन शेयर्स को आप कॉस्ट मेथड पे कंसीडर कर रहे हो, तो जितना भी डिविडेंड आपको मिलेगा हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसीडर करेंगे डिविडेंड को एज ए इनकम। बट गाइस अगर फेयर वैल्यू मेथड में हम जाएंगे तो NDS 109 एप्लीकेबल हो जाएगा। गाइस इसका हमारे पास एक अलग से चैप्टर है फेयर वैल्यू मेथड, फेयर वैल्यूशन का, उसको हम आगे स्टडी करेंगे। तो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हमारे पास NDS 109 कहता है गाइस कि आपके पास चॉइस है, या तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए डिविडेंड कंसीडर करो या फिर आप उसको OCI कंसीडर करो। गाइस OCI में वो जाते हैं जो अपनी इन्वेस्टमेंट को एज अ ट्रेडिंग पर्पस रखते हैं। तो गाइस उसमें भी AS 109 कहता है कि आपके पास फर्दर 2 चॉइस हैं। ठीक है गाइस, फर्दर आपके पास यहाँ पे आपको 2 चॉइस मिल जाती हैं। गाइस पहली चॉइस ये है कि आप अपने डिविडेंड को, जो भी आपको डिविडेंड मिल रहा है, या तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डाल दो या फिर आप उसको इन्वेस्टमेंट में से ऐड या लेस कर दो, या फिर मैं कहूँ कि जो भी आपको प्री डिविडेंड मिला, प्री डिविडेंड उसको आप इन्वेस्टमेंट में शो कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में से लेस कर देंगे जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, पीछे बताया था, या उसको और पोस्ट डिविडेंड को आप डिविडेंड में कंसीडर कर देंगे। यानी कि होल क्रक्स यही है कि अगर प्री डिविडेंड है तो उसको इन्वेस्टमेंट में से लेस कर दीजिए और जो पोस्ट डिविडेंड है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप कंसीडर करिए। और अगर कॉस्ट मेथड ले रहे हो तो भी यही करना है, फेयर वैल्यू ले रहे हो तो आपके पास करना यही है, लेकिन चॉइस है कि आप उसको कंसीडर क्या करोगे, एज आ OCI या फिर एज आ उसको फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीधा लेके जाओगे। कुछ नहीं कर गाइस, उसका जो है नाम चेंज रहेगा, फेयर वैल्यू थ्रू OCI आ जाएगा। ठीक है गाइस। आज अब हम आगे अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। गाइस अब तक जो हमने देखा, हमने बहुत कुछ देख लिया गाइस। हमने बेसिक पार्ट देख लिया है, हमने ये देख लिया है कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकलता है, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलता है, रिजर्व एंड सरप्लस कैसे निकलता है, बैलेंस शीट में उसके इफेक्ट कैसे जाते हैं, डिविडेंड हमने देख लिया, डिविडेंड का कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, रिजर्व एंड सरप्लस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है गाइस, तो अब हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं गाइस। अब ये
ट्रीटमेंट देखिए गाइज, ये जो कॉन्सेप्ट है ये फेयर मार्केट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। इट मीन्स कि जब आपका एक्विजिशन हुआ तो उस डेट पर जो सब्सिडरी की बैलेंस शीट है वो कुछ और कहती है, बट एट द टाइम ऑफ डेट ऑफ एक्विजिशन जो फेयर मार्केट वैल्यू है एसेट्स की वो कुछ और कहती हैं। तो गाइस हम क्या करते हैं कि जो फेयर मार्केट वैल्यू होती है उसका इफेक्ट कंसीडर करते हैं इन द कंसोलिडेशन। तो गाइस ये डिस्कशन फेयर मार्केट वैल्यू पे ही रहेगा। अब मैं इसको आपको ना एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, और एग्जांपल है ये गाइस, एग्जांपल 6। ये होल्डिंग है गाइस, ये सब्सिडरी है। होल्डिंग ने सब्सिडरी में परचेज करे 60,000 शेयर एट द रेट 25 रुपीज़, और ये हो गया आपका 15 लाख रुपीज़। ठीक है गाइस, अब ये जो आपको बैलेंस शीट दी हुई है ना गाइस, ये दी हुई है सब्सिडरी की। सब्सिडरी की गाइस बुक वैल्यू जो है वो ये है। ठीक है गाइस, और जो रेड पेन से हाईलाइटेड है ये फेयर मार्केट वैल्यू है, ये फेयर मार्केट वैल्यू गाइस। तो फेयर मार्केट वैल्यू कहती है कि मैं 20 लाख फिक्स एसेट्स हैं, जबकि सब्सिडरी ने शो कर रखा है 10 लाख। ऐसी इन्वेंट्री, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है एनालिसिस रिजर्व्स एज्यूमिंग डेट ऑफ एक्विजिशन एंड द डेट ऑफ कंसोलिडेशन। गाइस मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि हमें डेट ऑफ एक्विजिशन पर इस प्रॉफिट को उठाकर लाना होता है, इस वाले प्रॉफिट को, और इसको शुद्ध करना होता है। अगर इसमें डिविडेंड, इसको प्योर करना होता है। अगर इसमें डिविडेंड की ट्रीटमेंट है तो उसको नलीफाई कीजिए। कोई और ट्रीटमेंट है जो प्रॉफिट को इफेक्ट कर रही है एज ए अकाउंटिंग प्रोस्पेक्ट, तो उसको ठीक कीजिए। तो ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, इस रिजर्व एंड सरप्लस में इन फेयर मार्केट वैल्यू का इफेक्ट देकर इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर देंगे। गाइस जब भी हमारी फेयर मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स, ऑन दी, गाइस मैं अभी किसी भी और एएस और इंडेस की बात नहीं कर रहा। आप सिंपली ये सोचें कि बुक वैल्यू ये थी और फेयर मार्केट वैल्यू ये थी। और भी एएस हैं हमारे पास एसेट से रिलेटेड, एसेट इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, अकाउंटिंग AS2 फॉर इन्वेंट्रीज, डेप्रिसिएशन। तो इंडेस हमारे पास बहुत हैं, लेकिन अभी सिर्फ आप ये चीज़ को कंसिडर करें कि बुक वैल्यू ये है और फेयर मार्केट वैल्यू ये आ रही है। तो हम क्या करेंगे गाइस, सीधा सीधा जो भी हमारा इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है एसेट्स में उसका इफेक्ट निकालेंगे। ठीक है गाइस, देखो गाइस, ये हमने इफेक्ट निकाल लिया, इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स 10 लाख। देखिए 10 20, 10 का डिफरेंस आ गया, 5 7, 2 का डिफरेंस आ गया, 3 250, 50 का डिफरेंस आ गया। तो वही हमने इंक्रीज और डिक्रीज की एक टेबल बना लेनी है, और जो हमारा नेट क्रक्स आएगा वो यहाँ लिख लेना है। अब गाइस आपको ये पता होना चाहिए कि फेयर वैल्यू का इंक्रीज इन असेट्स रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है, और प्रॉफिट, हमारे प्रॉफिट और रिजर्व्स को बढ़ाता है। और वही ये अगर नेगेटिव में जाता, फेयर मार्केट वैल्यू मान लीजिए और भी कम दिखाता, तो ये इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स हो जाता। अभी मैं शब्द इम्पेयरमेंट यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप इससे अवेयर हैं तो ठीक है, और अगर नहीं है तो मान लीजिए सिर्फ एसेट्स में लॉस हो जाता, और उस लॉस को मैं रिजर्व एंड सरप्लस में से लेस कर देता। तो अब इस केस में हमारे जो एसेट्स हैं वो 12 लाख से बढ़ रही हैं, और जब ये 12 लाख से बढ़ रही हैं तो मैं क्या करूँगा गाइस, मैंने जो 15 लाख रुपए देकर हक खरीदा, वो हक के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये हक में मेरा 5 लाख है वैल्यू में, या फिर हक मेरा ज़्यादा है, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू तो बढ़ गई है। तो गाइस हम क्या करेंगे,
एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में सिंपली प्री प्रॉफिट्स के अंदर फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट को नोट कर देंगे। तो गाइस देख रहे हैं आप कितना फ़र्क पड़ गया। सब्सिडरी कह रहा था मेरा प्रॉफिट कितना है 5, एनालिसिस प्रॉफिट ने क्या दिखाया, नहीं भाई तेरा प्रॉफिट 5 नहीं, तेरा तो 17 है। तो भाई बस उसको फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट में और होल्डिंग में हम सब बाइफिकेट कर देंगे। सिर्फ यही और यही एडजस्टमेंट होती है फेयर मार्केट वैल्यू की इन कंसोलिडेशन। ठीक है गाइस, बस यही इसी को हम मेरे को बताना था। अब गाइस इसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारे सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। अगर आपने फिर भी पीछे अगर कोई स्किप हो गया आपसे कॉन्सेप्ट, तो आप इस इलस्ट्रेशन को देखिए। ये इलस्ट्रेशन जो है आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी प्रीवियस कॉन्सेप्ट को कंसीडर करने में, रिमाइंड करने में। तो गाइज को इलस्ट्रेशन नंबर 7, बैलेंस शीट एज एट 31/3/2018, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 और 6, प्रॉफिट 5 और 4, क्रेडिटर 5 और 2, बीपीज 5 और 3, लैंड एंड बिल्डिंग 5 और 3, प्लांट एंड मशीनरी 5 और 2, इन्वेस्टमेंट 10 lakhs at the rate of 60%, inventories 3 and 6, debtors 2 and 4. Additional informations. First, date of acquisition 1/4/2007, प्रॉफिट भी दिया हुआ है ओपनिंग, यानी कि मैंने ओपनिंग में एक्विजिशन लिया है। उसके बाद देखो गाइस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ गई। फेयर वैल्यू हमें दे रखी है लैंड एंड बिल्डिंग की, प्लांट एंड मशीनरी की, इन्वेंट्री की, डेटर्स की एंड क्रेडिटर्स की, सबकी फेयर वैल्यू हमें दे दी। ठीक है गाइस। अब ये आप ध्यान से देखिए, ये तो दे रखी है फेयर वैल्यू 5 लाख और 6 लाख, और ये दे रखा है फेयर वैल्यू इंक्रीज, यानी कि इन्वेंट्री इतने से इंक्रीज हो गई, डेटर इतने से इंक्रीज हो गए, जबकि ये नेट फेयर वैल्यू है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग पर नील। डिविडेंड पेड ऑन 30th September 2017 at 60,000 rupees for the year 16/17, it means previous year. Consolidate. ठीक है गाइस। तो अब गाइस इसमें मैं क्या करने वाला हूँ आपको अगर मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले अपने दिमाग में इसका आंसर निकालूँ, तो सबसे पहले मैं एनालिसिस प्रॉफिट बनाऊँगा। एनालिसिस प्रॉफिट में सबसे पहले हम डिविडेंड का ट्रीटमेंट देंगे, और डिविडेंड के बाद हम फेयर वैल्यू का देंगे, और फिर फेयर वैल्यू के बाद जो हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट होल्डिंग में उसको बाइफिकेट कर देंगे। फिर उसके बाद हम फेयर वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट बनाएंगे। फिर उसके बाद हम अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनाएंगे। उसके बाद हम रिजर्व एंड सरप्लस बनाएंगे। उसके बाद हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट बनाएंगे, एंड देन फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है गाइस। एएस और इंडियस में अब तक जो मैंने पढ़ाया है सारा ट्रीटमेंट सेम है, कोई भी किसी भी तरह का चेंजेस नहीं है एक्सेप्ट बैलेंस शीट। मैं आगे एक वीडियो डालूँगा जिसमें आपको दोनों के फॉर्मेट में दूँगा इन डिटेल कि एएस के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट और ट्रीटमेंट क्या है पूरी होल्डिंग कंपनी के, और एज पर इंडियस क्या है। ओके गाइस, आप बेफिक्र रहें, आपका होल्डिंग चैप्टर मेरे साथ ही कंप्लीट होगा। हम कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी तरह का मिस नहीं करेंगे। मैं आपको इतना श्योर कर देता हूँ कि आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर कहीं आपने पहले पढ़ रखा है या आप अटक रहे हो, या फिर आपके लिए फर्स्ट टाइम है ये, या फिर आप रिवीजन ही क्यों ना कर रहे हो, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट इसमें रिवाइज होंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहेगा जो इसमें रिवाइज नहीं होगा। ठीक है गाइस। तो गाइस अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम एओपी बनाएंगे। देखिए गाइस, सबसे पहले हमने बनाई एओपी, वही हमने प्रॉफिट ले लिया, प्री प्रॉफिट 1 लाख जो ओपनिंग दिया था, क्लोजिंग दे रखा 4, तो ड्यूरिंग द ईयर जो हमने कमाया वो कितना 3। डिविडेंड पेड मैंने आपको बताया था, पहले ही डिस्कस हो चुका है कि प्री पोस्ट प्रॉफिट में हम ऐड कर देते हैं और प्री प्रॉफिट में हम लेस कर देते हैं।
फिर उसके बाद गाइस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के लिए हमें वर्किंग नोट में आना पड़ेगा। गाइस ये रहा वर्किंग नोट फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का। फेयर वैल्यू का एडजस्टमेंट क्या कहता है कि इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग टू, यानी कि मेरी जो होल्डिंग में थी वो सॉरी जो मेरे पास फेयर मार्केट वैल्यू थी लैंड एंड बिल्डिंग की वो 5 थी, और जो बैलेंस शीट में दिखा रखी थी 3, तो 2 से हो गया इंक्रीज। प्लांट एंड मशीनरी गाइस इसके लिए वर्किंग नोट नीचे मैंने बना रखा है। जो इंक्रीज और डिक्रीज और क्रेडिटर में जो डिक्रीज हुआ वो हमने डायरेक्टली मेंशन कर दिया, जो हमें क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ था। ये रहा गाइस, ये रहा, और ये रहा हमारी वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग की और उसकी प्लांट एंड मशीनरी की। तो गाइस अब आप प्लांट एंड मशीनरी का वर्किंग नोट कंसिडर करें। गाइस एडजस्टमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, गाइस हमें जो फेयर वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 6,01,04,2017 को, बट जो हमें बैलेंस शीट में बुक वैल्यू दी हुई है वो 31 को दी हुई है। और मैंने आपको बताया था कि हम अपने सारी चीज़ों को घसीट कर उस डेट पे लेकर के आते हैं जिस डेट पे हमारा एक्विजिशन हुआ था। तो एक्विजिशन भी हमारा 1/4 को हुआ था। तो अब जो बुक अब जो सब्सिट्यूटर की बुक में जो हमको वो दी हुई है वैल्यू वो 2 लाख है। अब ये 2 लाख जो होगी वो आफ्टर डेप्रिसिएशन होगी, और क्वेश्चन ने कहा है कि 10% जो है डेप्रिसिएशन लगेगा। ये रहा इस क्वेश्चन ने पहले ही कहते थे कि 10% डेप्रिसिएशन आप कंसीडर करें। तो मैं डेप्रिसिएशन से पहले मेरी एसेट क्या रही होगी वो मैं निकाल लूँगा यहाँ पे। तो मेरी ये 2 लाख मैंने इसको कैसे निकाला, ये जो 2 लाख है ये गाइस ये 2 लाख अपने आप में 90% है, तो 100% कितनी होगी। तो मैंने अपना नेट इंक्रीज निकाल लिया कि 1/4/2017 को मेरे पास जो नेट इंक्रीज हुआ है इन बुक वैल्यू वो 377,778 यानी कि 3,77,778 हुआ। ठीक है गाइस, अब क्योंकि इंक्रीमेंट इतना हुआ है और मुझे बैलेंस शीट आगे बनानी पड़ेगी, उसके लिए मैंने डेप्रिसिएशन यही निकाल लिया कि जो इंक्रीमेंट हुआ उसका डेप्रिसिएशन 10% अगर होगा तो वो इतना होगा। ठीक है गाइस, उसको मैंने अपने एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में आफ्टर डिविडेंड कंसीडर किया है। ठीक है गाइस, मैं इसका आपको पूरा फॉर्मेट आगे बनाऊंगा। अभी आप यहाँ कंफ्यूज मत होना कि डिविडेंड हमने पहले ही क्यों लिया, हम पहले फेयर मार्केट वैल्यू एडजस्टमेंट भी तो ले सकते थे। नहीं गाइस, उससे फ़र्क पड़ता है प्रेजेंटेशन में, और मैं आपको इसका फुल फ्लैश एक फॉर्मेट दूंगा जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें किस तरह से प्रेजेंट करना होता है अपने एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट को। तो गाइस हमने फेयर मार्केट वैल्यू एडजस्टमेंट में जो फिगर आई वो हमने गाइस यहाँ से उठा करके सीधी की सीधी ऊपर दिखा दी इन प्री प्रॉफिट्स में क्यों दिखाई, कॉस्ट में क्यों नहीं दिखाई, इसके ऊपर हम डिस्कशन पहले ही कर चुके हैं। क्योंकि हमें अपने रिजर्व को साफ करना होता है। हमारे जो प्री प्रॉफिट्स हैं वो बढ़े गए हैं ड्यू टू फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। ठीक है गाइस, अब उसके ऊपर जो अगर मतलब यहाँ के टोटल के बाद आपको वो वैसे ही सोचना है जैसे आप अगर नॉर्मल बैलेंस शीट बनाते तो सोचते। अगर आप नॉर्मल बैलेंस शीट बनाते गाइस तो क्या करते, अपनी बैलेंस शीट में अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इतने की वैल्यू ऐड करते, मैंने ऐड कर दी। और एडिशनल डेप्रिसिएशन कब लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है ईयर एंड में, तो वो पोस्ट प्रॉफिट में से लेस कर दिया मैंने। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन के अंदर डेट ऑफ एक्विजिशन ड्यूरिंग द मंथ हो रहा होता, मतलब अगर मान लीजिए मैं कह रहा था ड्यूरिंग मंथ मतलब मान लीजिए सितंबर में हो रहा होता तो ये मैं हाफ बांट देता। बट क्योंकि ओपनिंग में ही 1 अप्रैल को ही हो रहा है तो मैं ओपनिंग में डालूंगा इसको। उसके बाद गाइस मैंने टोटल कर दिया और इन दोनों को बाइफिकेट कर दिया 40 एंड 60 में। ये हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट और ये हो गया होल्डिंग। ठीक है गाइस, तो हमारा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो पूरा बन गया। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हमने कर ली, रिजर्व एंड सरप्लस कर लिया। अब गाइस कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पे आते हैं।
देखिए गाइस, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में हमने पीछे देखा था, अपने हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने इन्वेस्टमेंट कितने की करी थी, 1 की, वो हमने 1 यहाँ दिखा दी। प्री डिविडेंड डिविडेंड जो हमारा आया था वो प्री डिविडेंड की कैलकुलेशन हमने करी थी ना यहाँ 60। और ये हमने बताया हुआ पहले ही कि प्री डिविडेंड के 2 इफेक्ट होते हैं। पहला हम इन्वेस्टमेंट में से लेस यहाँ करते हैं और दूसरा हम रिजर्व एंड सरप्लस में नीचे करेंगे यहाँ, ठीक है गाइस। उसके बाद हम अपनी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उनको भी इसी वाला जो इक्विटी शेयर कैपिटल है दिया हुआ है ऐसे लिमिटेड का, उसको हम यहाँ मेंशन करेंगे 360। प्री प्रॉफिट्स जो हमारे निकले हैं फॉर द होल्डिंग ये रहे 430,667, वो हमने यहाँ दिखा दिया 430, और हमारे यहाँ पर गुडविल आ गई। इट मीन्स गाइस मैंने 9,64,000 रुपये दिए हैं और मैंने 9,64,000 रुपये दे करके सिर्फ और सिर्फ 7,90,000 रुपये का अप्रॉक्स 7,90,600 रुपये का राइट खरीदा, ठीक है गाइस। तो यानी कि मेरी गुडविल आ गई 1,73,333 रुपीज़, ठीक है गाइस। उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट आप देखें, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वही 6 लाख का मेरे पास 40% हिस्सा है, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का सारा घसड़ा पसड़ा हम यही दिखाते हैं। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का प्री प्रॉफिट का हिस्सा और पोस्ट प्रॉफिट का हिस्सा हम यही ऐड करके दिखाएंगे जो हमने एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में निकाला था ये, ठीक है गाइस। मैं आपको पीछे के कॉन्सेप्ट इसलिए बार बार रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि अभी हम इनिशियल स्टेज पर हैं, अभी हम एकदम फास्ट कैलकुलेशन नहीं ले सकते। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में वही सेम होल्डिंग का मैंने इक्विटी रिजर्व एंड सरप्लस उठा लिया। पोस्ट प्रॉफिट फॉर द होल्डिंग कंपनी जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में निकला वो मैंने यहाँ ले लिया, जो हमने यहाँ निकाला था माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, और प्री डिविडेंड मैंने लेस कर दिया। इन सब के लॉजिक्स मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। उसके बाद गाइस हम आते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पर। तो गाइस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बहुत आसान, कुछ नहीं करना। शेयर होल्डिंग फंड वही हम खाली होल्डिंग का ले लेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस जो हमने वर्किंग नोट में निकाला वो यहाँ से ले लेंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो हमने वर्किंग नोट से निकाला वो यहाँ ले लेंगे। ट्रेड पेबल्स कुछ नहीं है, ट्रेड पेबल्स में क्या करना है, हमने होल्डिंग और सब्सिडियरी के दोनों उठा लिए, और जो इंक्रीज और डिक्रीज जिसमें हुआ है वो यहाँ पे इफेक्ट दे दिया। दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए क्रेडिटर कितने हो गए, 5 और 2, 5 और 3, ठीक है। ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, लेकिन क्रेडिटर मेरे क्या हुए हैं, डिक्रीज 1 लाख, तो मैं 1 लाख से डिक्रीज भी करूँगा। देखिए गाइस 5 और 2, 5 और 3 और 1 लाख से मैं डिक्रीज करूँगा, तो ये मेरी बैलेंस शीट का टोटल आ गया। इधर हम एसेट्स दिखाएंगे गाइस, इंडियस में भी सेम ही है। इंडियस में बस ये हिस्सा जो है वो ऊपर आ जाता है और ये हिस्सा जो है वो नीचे आ जाता है। टेंजिबल एसेट्स के लिए मैं आपको वर्किंग दिखाता हूँ। टेंजिबल एसेट्स मेरी कौन कौन सी हो गई, टेंजिबल एसेट्स हो गई गाइस मेरी 1 और 2, ये तो कैंसिल हो जाती है। तो लैंड एंड बिल्डिंग के लिए कुछ कहा था क्या क्वेश्चन है, कुछ नहीं कहा, तो 5 और 3, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी के लिए बोला था क्या, हाँ प्लांट एंड मशीनरी के लिए बोला था, तो 5, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो 5 रहेगा। हाँ इसमें हमारा इंक्रीमेंट हुआ था और हम डेप्रिसिएशन का भी इफेक्ट आया था, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक नोट बना दिया। ये देखिएगा इसके लिए हमने क्या किया, एक वर्किंग नोट बना दिया कि लैंड एंड बिल्डिंग तो सेम आ गई, होल्डिंग की भी सेम आ गई, सब्सिडियरी की जो थी 2 तो उसने दिखाई रखी थी, नेट इंक्रीमेंटल हुआ इतना, ये जो 2 दिया हुआ है आफ्टर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, लेकिन ये जो इंक्रीमेंट दिया हुआ है ये बिफोर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो इसलिए हमने इसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दिया, और इस डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन हम पहले ही निकाल चुके थे। यहाँ पर ये देखिए गाइस, ये मैंने आपको दिखाया था। तो जो हमारा टोटल आ गया गाइस वो आ गया 20,40,000, वही 20,40,000 हमारा यहाँ शो हो गया। टेंजिबल में हमारी गुडविल निकली थी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। इन्वेंट्रीज में गाइस
होल्डिंग की, सब्सिडरी की और बढ़ा हुआ पार्ट जो फेयर मार्केट वैल्यू का इंक्रीज हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल में वही होल्डिंग की, सब्सिडरी की, और जो नेट डिक्रीज हुआ है फेयर मार्केट वैल्यू में इन करंट एसेट्स वो हमने यहाँ शो कर दिया। तो ऐसे गाइस हमारा यहाँ पर क्या हुआ, दोनों बैलेंस शीट मैच हो गई। गाइस अब क्या होगा ना, अब हम धीरे धीरे जब इस चैप्टर से ज़्यादा प्रैक्टिस करके इसको देख लेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट हमारे हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे वही पुराने कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं। हमें जस्ट ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप इसको रिमाइंड करेंगे, जितना आप इसको रिकॉल करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये चैप्टर आपसे लिंक हो जाएगा। क्योंकि ये चैप्टर लेंथी ज़रूर है बट ये लिंकेज्ड चैप्टर है। अगर आपने एक लिंक तोड़ा तो आपके एडजस्टमेंट, वर्किंग नोट, बैलेंस शीट सब गई। सपोज आप मान लीजिए एग्जाम्स में ये भूल जाते हैं, आप यहाँ पे डिविडेंड लेस करना भूल गए, तो आप गए, आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, आप देखते रहो। या सपोज मान लीजिए आप माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने बैठे और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आप यहाँ पे गलत कैलकुलेशन ले गए 40%, 20%, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इसमें मास्टरी नहीं ले सकते। आपको मास्टरी लेने के लिए वीडियोस को बार बार सुनना है, या फिर अपना मॉड्यूल जहाँ से आप रिवीजन कर रहे हैं, आप ज़्यादा क्वेश्चन हाथ से मत निकालिए, एक आधा क्वेश्चन निकाल लीजिए हाथ से, बस उसको माइंड में रिकॉल करें कि अच्छा इस कॉन्सेप्ट के बाद ये कॉन्सेप्ट था, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आया, और फिर एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आफ्टर रिकॉलिंग करके देख लें। आपको डेफिनेटली ये चैप्टर से इजी चैप्टर कोई नहीं लगेगा, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। ठीक है गाइस, अब हमने जो फेयर मार्केट वैल्यू एडजस्टमेंट देखी उसका ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। गाइस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्या कहता है, एट एक्विजिशन डेट होल्डिंग कंपनी revalue all assets and liability of the subsidiary company. Net increase and decrease due to fair value adjustment is treated as a capital profit. मैंने आपको बताया अगर नेट इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होगा उसको रिजर्व एंड सरप्लस में हम एड या लेस कर देंगे। एंड एडजस्टेड इन प्री एक्विजिशन कॉलम ऑफ द एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन कॉलम में हम उसको एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में ले जाएंगे, प्री प्रॉफिट्स के अंदर। आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट, आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट मतलब अगर मान लीजिए पहले मैं डिविडेंड का देता इफेक्ट फिर टाइम एडजस्टमेंट का देता और फिर उसके बाद हम फेयर वैल्यू का ये वाला इफेक्ट देते। इफ फिक्स्ड एसेट्स इज रीवैल्यूड एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन देन कैलकुलेट एडिशनल डेप्रिसिएशन एज वेल एज डेप्रिसिएशन आर मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लेस डेप्रिसिएशन ऑन बुक वैल्यू। ठीक है गाइस, उसके बाद एडिशनल डेप्रिसिएशन रेट टू पोस्ट पीरियड, हैंस द ट्रांसफर इन पोस्ट कॉलम ऑफ द एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टाइम एडजस्टमेंट। वो मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये मेरा डेप्रिसिएशन जो था वो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट के बाद था पीछे वाले क्वेश्चन में, तो मैंने उसको पोस्ट में दिखाया था। लेकिन अगर मान लीजिए बीच छठे महीने में होता तो मैं हाफ हाफ करके दिखाता। मैं किसकी बात कर रहा हूँ गाइस, मैं गाइस इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले कॉलम की। इस केस में जो एक्विजिशन हुआ है वो 1 अप्रैल 2017 को ही हो गया है। तो इस केस में जो जितना भी डेप्रिसिएशन लगा ड्यूरिंग द ईयर वो आफ्टर पोस्ट एक्विजिशन लगा। अगर मान लीजिए यही मेरा एक्विजिशन सितंबर में हो रहा होता तो मैं इसको हाफ हाफ बांट देता। कैसे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर प्री और बाकी का पोस्ट। ठीक है गाइस, उसके बाद अब हम ऑब्जर्वेशन में आते हैं। इफ फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स and liabilities are not available then fair value is assumed as the book value। अगर जिसके बारे में हम क्वेश्चन ने बोला ही नहीं है कि आप इसको कंसीडर करें एज अ फेयर वैल्यू या फिर इसको कंसीडर करें एज अ कुछ और वैल्यू, तो हम वही ले लेंगे जो बैलेंस शीट में हमें शो करी हुई है। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।